मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज इंटरव्यू के कुछ टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि अध्यक्ष तो नियुक्ति हुई नहीं है और कब नियुक्त होंगे वो भी पता नहीं है। कई कैबिनेट बैठक पार हो गए, बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है अध्यक्ष का। और गनीमत है कि आपका जो जैक का अध्यक्ष नियुक्त हो चुका है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि न्यायालय को ऑर्डर देना पड़ रहा है कि झारखंड के 8-10 जो आयोग हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाए, है ना। सिर्फ आपके जेपीएससी के अध्यक्ष खाली हैं ऐसा बात नहीं है, जेएसएससी के भी अध्यक्ष खाली हैं, सूचना आयोग के अध्यक्ष खाली हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पता नहीं कितने कितने अध्यक्ष आपके खाली हैं। जेएसएससी में जो आप अध्यक्ष के रूप में देखते हैं वास्तव में प्रभार के रूप में है, ठीक है। और जहाँ तक जेपीएससी 11th का बात हो, सीडीपीओ का आपका बात हो, इसके अलावा जेपीएससी से संबंधित जितनी भी एग्जाम्स हैं सारे अभी समझ लीजिए कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्त नहीं होने के कारण अधर में लटके हुए हैं, ठीक है। अब ये झारखंड सरकार, उनके जो मंत्रिमंडल हैं उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है कि उन लोग अध्यक्ष की नियुक्ति कब करते हैं, इसे कब आवश्यक समझते हैं, है ना। जिस दिन वो आवश्यक समझेंगे कि यहाँ भी नियुक्ति होना चाहिए जेपीएससी अध्यक्ष का, शायद उन लोग कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो कर्तव्य है वो तैयारी करते रहिए, चाहे 14th जेपीएससी वाले आप लोग हों या 11th जेपीएससी वाले, है ना। क्योंकि आपके पास सिलेबस उपलब्ध हैं 14th जेपीएससी वालों के लिए। अगर आज तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में समय में नहीं मिलेगा, फिर 17वां 18वां का कीजिएगा। जब 14वां का इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है तो आप खुद समझिए 15वां 16वां 17वां का कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमानी है जिनका भी टारगेट है कि 14th हमको देना है, अभी से तैयारी कीजिए। किंतु परंतु कल से कर लेंगे, अगले 6 महीना बाद कर लेंगे, पहले बीपीएससी दे लेते हैं, यूपी दे लेते हैं, इस सब कंसेप्ट से जितना जल्दी निकल जाइए उतना लाइफ का आपका समय बच जाएगा। सिविल सेवा में किसी की तैयारी में किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। लोग अपनी इच्छा से आते हैं, डेडिकेशन जिनके अंदर होती है, लगातार अथक मेहनत कर सकते हैं, मैराथन दौड़ यह होता है, वही आते हैं। जब आपने डिसीजन लिया है कि हाँ इस क्षेत्र में आना है तो निश्चित रूप से समय को किल मत कीजिए। इस क्षेत्र में आ गए तो फिर समय बर्बाद मत कीजिए, अन्यथा लंबा समय यहाँ पर बिताना पड़ सकता है। और आशा है कि आप ऐसा नहीं चाहते होंगे, ठीक है। और सेल्फ स्टडी से हो रहा है तो बहुत बेहतर है। अगर आपको अपने अंदर से विश्वास है कि सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, इससे भी क्लियर होता है। लेकिन आधा अधूरा विश्वास है या फिर गलतफहमी में आप हैं, ऐसी स्थिति में रेनेशा आईएएस के गाइडेंस में आइए। अपने साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, अपने समय टाइम एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है। यहाँ से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए ताकि आप फास्ट तरीके से कम समय में सिविल सेवा को क्लियर कर सकें। जहाँ तक कि इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू निकट भविष्य में कभी संभावित है तो उसकी तैयारी आपको करती रहनी चाहिए। यहाँ पर 11th जेपीएससी और सीडीपीओ के इंटरव्यू क्लासेस निरंतर चल रहे हैं, आप यहाँ से जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं अगर खुद ब खुद घर में मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आज कुछ मुद्दों को मैंने लिखा है, उनमें से 1-2 पर जितना पर समय मिलेगा उतना पर मैं चर्चा कर देता हूँ, है ना। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये तो बस कुछ उदाहरण भर है, वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। क्या बोलना है उसको भी लिख दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो वहाँ पर अपनी तैयारी को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक मैं दे दूंगा जिसकी तैयारी आप लोग घर में ही करना चाहते हैं तो घर में कीजिए, ठीक है। यहाँ से जुड़ना है तो सारे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हर चीज़ का वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। पहले हम लोग डंकी रूट पर बात करते हैं, है ना। जैसा कि हाल ही में पता है आपको कि अमेरिकी सरकार के द्वारा हाल ही में आपका डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं। और जब कोई भी व्यक्ति नए नए पद को प्राप्त करता है तो कुछ डिसीजंस कड़े आपको लगेंगे, काफ़ी एक्टिव दिखेंगे, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी की नीति रही है थोड़ी सी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति रही है, ठीक है। उसका भी प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप के इन डिसीजंस में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो डंकी रूट जो है आपका 11th जेपीएससी के इंटरव्यू में
प्रश्न रह सकता है। क्लियर? रूट से संबंधित प्रश्न आपके 11th जेपीएससी के इंटरव्यू में भी बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आपको रेडी रहना है। डंकी रूट इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी सरकार के द्वारा सैन्य विमान के माध्यम से 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया भारत। क्लियर? कहा जा रहा है कि उनको बेड़ियों में बांधे रखा गया और बहुत ही असुविधाजनक परिस्थितियों में सैन्य विमान के माध्यम से अमृतसर में उतारा गया है। ठीक है? और जैसे ही डिपोर्ट किए गए भारतीय भारत में अमृतसर में उतरते हैं, विपक्षी दलों के द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतने अपमानजनक तरीके से क्यों भेजा गया। इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है, क्या आप यह उचित मानते हैं कि इस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए था अमेरिका के द्वारा? क्या भारत के द्वारा इस पर बहुत कड़ाई से अपनी आपत्ति नहीं व्यक्त की जानी चाहिए थी विदेश मंत्रालय के द्वारा? ठीक है? इस संबंध में आप क्या उत्तर देंगे? हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, अमेरिका एक पावरफुल देश है। कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। ठीक है? यहाँ पर जो आपको उत्तर देना है कि जिन परिस्थितियों में भारतीयों को या दूसरे देशों के प्रवासियों को भेजा जा रहा है, निश्चित रूप से अमानवीय है और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से यह कहीं से उचित नहीं समझा जा सकता है। लेकिन इस पक्ष का दूसरा भी पहलू है कि जो भी प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका के द्वारा पकड़ा गया और भेजा गया है, वो वैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश नहीं किए थे। इट मीन्स अमेरिका का वीज़ा, उनके पास भारत का पासपोर्ट तो था, इसलिए वो भारतीय हैं, लेकिन अमेरिका का वीज़ा नहीं था और यानी कि अमेरिका की अनुमति नहीं थी उनके पास, और उन्होंने गलत तरीके से, अवैध तरीके से, एक डंकी रूट जो होता है उसके माध्यम से उन्होंने अमेरिका में प्रवेश किया था। और जब भी आप किसी देश के सीमाओं के अंदर बिना वीज़ा के, बिना उस देश के अनुमति के प्रवेश करेंगे तो वहाँ के कानून के अनुसार तो आप पर कार्रवाई होगी। सिंपल सी बात है कि अगर आपके घर में आपके इजाज़त के बिना कोई घुस जाएगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। और अमेरिका तो ऊपर सुपर पावर कंट्री भी है। अब वह देश जो है अवैध प्रवासियों की समस्या से ऐसे ही काफ़ी परेशान है, और डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादों में भी यह किया था कि अवैध प्रवासियों से अमेरिका को मुक्ति दिलाएंगे। तो अगर अमेरिका के द्वारा इस तरीके से भेजा गया है तो पहला पॉइंट तो आपको बोलना है कि मानवाधिकारों की दृष्टि से यह पूरी तरीके से गलत है, उचित नहीं है। लेकिन जब किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से उस देश की अनुमति के बिना प्रवेश करता है तो उस देश के कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, और इसमें अमेरिकी सरकार कहीं से भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि भारत सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर अमेरिका के द्वारा अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट उन व्यक्तियों के पास ज़रूर था और उन्होंने भारत सरकार को जानकारी तो कहीं से नहीं दी। उन्होंने तो कहा था कि हम इक्वेडोर जा रहे हैं। ठीक है? इक्वेडोर का वीज़ा लेकर के, तो भारत सरकार का तो उतना ही जानकारी है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि इक्वेडोर से, ठीक है, ये यूएसए है, ठीक है, ये आपका इक्वेडोर है, ये मिडिल देश है, ये मैक्सिको है। ओके, ये मध्य अमेरिकन देश है, लैटिन अमेरिका का नॉर्थ पार्ट जो है ना, इक्वेटो है, इक्वेडोर का राजधानी है। अब कोई व्यक्ति भारत से आता है और इक्वेडोर वो भारत सरकार को बताता है कि हम इक्वेडोर का वीज़ा लिए हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, तो भारत सरकार को तो उतना ही पता है कि व्यक्ति जो है इक्वेडोर गया है। अब इक्वेडोर से ये पैदल अवैध रूप से निकल रहा है, आपका मैक्सिको होते हुए अमेरिका की ओर निकल रहा, तो इसमें भारत सरकार को भी तो आपका कोई जानकारी ही नहीं है। अब कोई सुसाइड कर लेगा जा करके तो इसमें क्या किया जा सकता है। तो जो ये आपका इक्वेडोर से लेकर के मैक्सिको तक आपका रूट है, इसी को डंकी रूट कहा जाता है। ठीक है,
डंकी जो है पंजाबी शब्द डुंकी से आया है, जिसका अर्थ होता है उछल कूद। यहाँ पर जो है पंजाब और हरियाणा के अधिकांश युवा थे या व्यक्ति थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थे, उन्हें भेजा गया है। वहाँ पर बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियाँ खुल गई हैं, जिनके द्वारा कई तरीके के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि अमेरिका जाएंगे तो आप अरबपति बन जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और 60 से 70 लाख रुपये दे करके इन लोग जो हैं आपका डंकी रूट के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि अमेरिका के वीज़ा उन्हें वैध रूप से नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो अगर उसमें अमेरिका के द्वारा अपने देश के कानून के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है तो इसमें कहीं से कोई गलत नहीं, इसको गलत नहीं करना। भारत सरकार ने भी बता दिया है कि अगर अवैध प्रवासी किसी भी तरीके से अमेरिका में पकड़ाते हैं, भेजा जाता है, तो भारत के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा अगर वो इंडियन। आप इंटरव्यू के किसी भी टॉपिक को तैयारी करते हैं तो उसका एक हल होना चाहिए, सकारात्मक पहलू होना चाहिए, नकारात्मक पहलू होना चाहिए, क्योंकि एक सिविल सेवक की पहचान होती है मल्टी डायमेंशनल सोच। क्लियर? यूनिडायमेंशनल सोच एक सिविल सेवक की पहचान नहीं हो सकती। हर तरफ से आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए। वह आपके मुख्य परीक्षा के उत्तर में दिख चुका है, इंटरव्यू के आंसर में भी दिखना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या उपाय अगर पूछा जाता है तो उपाय में यही बताना है। उपाय जब भी आप बताएंगे, भले ही आप जितना भी कड़ा उपाय बताएं, उसमें सकारात्मकता होनी चाहिए। सोर्स पॉइंट को नष्ट करने का उपाय होना चाहिए। अब यहाँ पर है डंकी रूट। क्लियर? डंकी रूट में लोग जाते कैसे हैं? खुद तो नहीं चले जाते हैं, कुछ खास लोग होते हैं जिनके एजेंट्स उस क्षेत्र में भी होते हैं। ठीक है? इक्वेडोर से लेकर के जो यूएसए तक लोग जाते हैं वहाँ पर होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पहला तो ट्रेवल एजेंट्स जितने भी पंजाब हरियाणा में गली गली में भरे पड़े हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके के अवैध वसूली पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा, जागरूकता। जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए जागरूकता का आप सलाह दे सकते हैं, अवेयरनेस का सलाह देना चाहिए कि आप 60-70 लाख जब खर्च कर रहे हैं मेहनत के बल पर, भारत में भी अच्छी खासी इनकम इस पूंजी से आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। डंकी रूट से आप गए भी तो वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि अमेरिका तक आप सही सलामत पहुँच जाएंगे, और पहुँच भी गए तो वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, वहाँ काम मिल जाएगा, उसकी कहीं से कोई गारंटी नहीं। ये दूसरा आप उपाय दे सकते हैं। एक पहला, ट्रेवल एजेंट को, जितने भी एजेंसीज हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करना। दूसरा, जागरूकता का प्रसार। तीसरा, इस डंकी रूट में जितने भी देश हैं उन सरकारों के संपर्क में भारत सरकार को आना चाहिए और ऐसी गतिविधियों पर चर्चा करते हुए एक उपयुक्त गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा भी जारी करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए उन देशों से। ठीक है, तो ये सब आप सलाह दे सकते हैं। और जहाँ तक अमेरिका की बात है तो मैक्सिको के माध्यम से या कनाडा के माध्यम से अमेरिका में अवैध रूप से बहुत सारे, सिर्फ भारत के नहीं, अलग अलग अन्य देशों के भी लोग वहाँ पर प्रवेश करते हैं अच्छे जीवन की आशा में। ठीक है, और वहाँ पर कुछ ऐसा रूल है कि जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा बता दिया जाता है, पुलिस के पास खुद जाते हैं। ठीक है, पुलिस के पास खुद चले गए, वहाँ तुम समर्पण कर दिया, पकड़ा गए, उसके बाद अदालत में जब मामला जाता है तो उनका कहना रहता है कि उत्पीड़न हमारे साथ हुआ है हमारे सोर्स कंट्री में, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा है, इसलिए शरण दिया जाए। उसके बाद हम लगभग 42% वहाँ पर सक्सेस रेट है। यही आकर्षित करता है डंकी रूट को, है ना। अगर 100 लोग पहुँच गए इंडिया में तो अमेरिका में, तो लगभग 42% को वहाँ पर नागरिकता वगैरह आपका काम करने का अवसर मिल जाता है। तो वही चीज़ जो है, लालच जो है लोगों को ले जाता है डंकी रूट पर। झारखंड में अफीम की खेती जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे खूंटी हैं, रांची हैं, गुमला, सिमडेगा, अलग अलग ज़िलों से ये आपके सूचनाएं मिल रही हैं कि वहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा अफीम की खेती की जा रही है और झारखंड सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस तरीके की खेती में न उलझें युवा। ठीक है, आम लोग नहीं उलझें, अन्यथा कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अब मान लीजिए कि यहाँ पर प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है, पुलिस प्रशासन पर विशेष रूप से और सिविल प्रशासन पर भी, कि आखिर अफीम की खेती सफल कैसे हो जाती है। इसलिए इस वर्ष जो है बहुत ही कड़ाई किया जा रहा है, लेकिन फिर वही मैटर आता है कि सिविल सेवक में आपका दोनों गुण होना चाहिए, सकारात्मकता का गुण होना चाहिए। यानी कि अगर अफीम की खेती अब करना अपराध है तो उस खेती को करने से ही क्यों ना रोका जाए, ताकि लोग अपराधी ना बने। क्योंकि अगर वो खेती करेंगे तो कानून के अनुसार तो दंड मिलेगा ही, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के द्वारा इस संदर्भ में यह भी कोशिश किया जा रहा है कि समस्या का जो जड़ है उसी को इस बार समाप्त किया जाए। इस बार झारखंड की पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव है इस मामले में। पेपर में आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। आखिर अफीम की खेती क्यों करते हैं युवा? इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि अफीम की खेती क्यों करते हैं युवा, और एक प्रशासक के रूप में आप इसे किस तरीके से नियंत्रित करेंगे, झारखंड सरकार का क्या इस संदर्भ में प्रयास चल रहा है। तो इससे संबंधित ये सब आपके प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड में जो अफीम की खेती, तो अफीम की खेती पहला तो करने का जो कारण है, एक कुछ बाहरी लोग हैं, बाहरी व्यवसायी हैं जो अफीम की खेती में उलझा रहे हैं स्थानीय लोगों को। उनको तरीके तरीके से लोभ लालच दे करके, कई मामलों में डरा धमका करके भी उनसे खेती कराई जा रही है। इनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है स्थानीय लोगों को, और इसमें विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिया जा रहा है। लाभ तो ले जा रहे हैं उन लोग जो बाहरी व्यवसायी हैं, उन लोग लाभ ले रहे हैं, और मुकदमेबाजी में इन लोग फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला ये कारण है लोभ लालच या डरा धमका कर के, इसमें बहुत पैसा आता है। दूसरा ये देख रहे हैं कि जो अफीम की खेती कर रहे थे वो अचानक से बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए, कार वगैरह खरीद लिए, आधुनिक सुख सुविधा के सारे सामान खरीद लिए, उससे भी लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी सी पिछले वर्षों में प्रशासन की उदासीनता भी अफीम की खेती को बढ़ाने में योगदान दिया है, ठीक है। लेकिन इस बार प्रशासन मुस्तैद है, तो एक प्रशासक के रूप में किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे, इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर जो कंट्रोल करने की जहाँ तक बात है, यहाँ पर पुरस्कार और दंड दोनों की नीति होनी चाहिए, जागरूकता की नीति होनी चाहिए। तो हाल ही में आपने पेपर में पढ़ा होगा कि झारखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चॉकलेट चलाया जा रहा है अफीम की खेती को रोकने के लिए। इसके अंतर्गत चॉकलेट दिया जा रहा है, और जो चॉकलेट दिया जा रहा है उसके रैपर में अफीम की खेती से पड़ने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। किस तरीके से आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और ऐसा मत समझिए, लाउडस्पीकर से हाट बाजार मेलों में लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार कराए जा रहे हैं, क्लियर, कि किस तरीके से अगर आप अफीम की खेती करते हैं तो कानून मुकदमों में फंस सकते हैं, आप नशा के युवा शिकार हो सकते हैं, रोग के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। और अगर अवैध तरीके से आपने अफीम की खेती की है और संपत्ति का अर्जन किया है, तो जो भी भारत के कानून हैं उसके अनुसार आपकी सारी संपत्ति जब्त भी की जा सकती है, क्लियर। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को आप अपने सलाह में देंगे, ठीक है, और लोगों को जागरूकता फैलाना है लोगों के बीच में इसके विरुद्ध। और स्थानीय लोगों को एक दूसरा जो विकास प्रशासन का सेंटर हो सकता है कि स्थानीय लोगों में जो बेरोजगारी है उसको भी दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि अफीम की खेती जैसे कानून के विरुद्ध व्यवसायों में उन लोग न फंसें, क्लियर। तो ये सारा आपका हो गया। ऑपरेशन चॉकलेट का आप चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कुछ प्रश्न हैं, जैसे आपका बिहार और झारखंड अलग हुआ, बहुत सारे लोग अक्सर सुनते होंगे, बोलते हैं कि झारखंड बेकार ही अलग हुआ, बिहार में ही ठीक था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या उचित निर्णय था बिहार और झारखंड को अलग करना? झारखंड के अलग होने से क्या आपका लाभ हुआ? इस चीज़ को आपको वहाँ पर प्रदर्शित करना होगा, क्लियर। क्योंकि
अगर बिहार से झारखंड अलग हुआ तो यह एक वास्तविकता बन चुका है। और लंबे समय के आंदोलन के बाद क्लियर झारखंड मिला था, झारखंड वासियों को झारखंड मिला था। और अगर स्वतंत्रता की बात करें, 1947 की बात करें, तो ऐसा प्रतीत होता था कि देश तो स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी बिहार सरकार की नीतियों के कारण झारखंड उपेक्षित बना रहा। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स 4-5 सशक्त पॉइंट्स होना चाहिए, जिससे ये स्पष्ट कर सके कि झारखंड अलग होना कहीं से कोई गलत नहीं था, वो लाभदायक था। प्रशासनिक पॉइंट्स में बता सकते हैं कि 6 जिले बने, 1 प्रमंडल बने। झारखंड की मिट्टी जो है आपका अनुर्वर है, रेड सॉइल का सेंटर है, जबकि उत्तर जो बिहार आपका शेष बिहार है वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाया जाता था। और झारखंड बिहार सरकार की नीतियाँ, कृषि से संबंधित नीतियाँ नॉर्थ बिहार को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी, न कि झारखंड के लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में। झारखंड अलग हुआ तो हमें स्थानीय नेतृत्व मिला, जिनके द्वारा झारखंड की कृषि नीति स्थानीय स्तर आधार पर बनाई गई और खनिज नीति बनाई गई। खनिज का रॉयल्टी का लाभ झारखंड के लोगों को ही मिला। क्लियर, यानी कि पहले जनसंख्या के अनुसार भी अगर बैठता था तो उत्तर बिहार ज़्यादा चला जाता था खनिज का रॉयल्टी, अब सिर्फ झारखंड के लोगों को आपका मिलेगा। स्थानीय नेतृत्व प्राप्त हुआ झारखंड को। अब आपको पटना नहीं जाना पड़ता है, अब आपके मंत्री आस पड़ोस में रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री आपसे मिल सकते हैं। आपका रांची बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पटना की तरह, ठीक है। और झारखंड में जो भी आपके प्रयास हुए हैं, अलग अलग योजनाएं बनी हैं, वो आदिवासियों को केंद्रित करते हुए प्लस स्थानीय लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसका लाभ भी मिला है ना। तो यहाँ सकारात्मक आपको रहना है, नकारात्मक नहीं चल जाना है कि एकदम गलत हुआ, बिहार में ही रहता ठीक होता। क्लियर, आज जो झारखंड की प्रति व्यक्ति आय बिहार से काफ़ी अधिक हो चुकी है। क्लियर, ठीक है। कुछ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 25 ईयर्स हो चुका है झारखंड के बने हुए, आने वाले समय में और बेहतर होने वाला है। इसके अलावा शिक्षा से रिलेटेड आपका प्रश्न रह सकता है कि क्या राजनीति में शिक्षित लोगों को आना चाहिए, ठीक है, अनिवार्य कर देना चाहिए। इस पर आप पॉइंट सोचेंगे, आने वाले समय में इस पर मैं चर्चा करूंगा। मैया सम्मान योजना क्या उचित है इस तरीके से फ्री में बांटना? इसके अलावा हाल ही में शुरू कर दिया गया है आपका स्नातक स्नातकोत्तर, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो स्टडी करती हैं, उनको 1000 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा। इसमें तो 2500 प्रति माह है ही, इसमें 1000 जो दोनों के लिए योग्य हैं महिलाएं, दोनों मिलेगा, 3500 पर मंथ मिलेगा। क्लियर, तो ये सब क्या योजनाएं उचित हैं? अगर उचित हैं तो क्यों उचित हैं? लेकिन एक क्लू मैं दे देना चाहता हूं, विरोध में नहीं जाना है, सरकार की नीति है। इसके अलावा सिंपल सी बात है, जब आज राज्य 25 वर्ष हो चुका है राज्य का बना हुआ, देश का आज़ाद हुए भी आपका लगभग 75 साल से अधिक हो चुका है, उसके बाद भी सरकार को अगर पैसे देने पड़ रहे हैं, इट मीन्स हमारी जनता की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। क्लियर, तो जनता का भी अधिकार है, सरकारों की जो उत्तरदायित्व थी 1991 तक तो हर चीज़ आपने रखा था, व्यापार, व्यवसाय, बैंक, निजी क्षेत्र को तो ऐसे भी कोई अधिकार नहीं था, तो जनता को दिया भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका इस चीज़ पर ध्यान रखना है, सरकारी नीतियों का आपका विरोध नहीं करना है, स्वस्थ आलोचना सलाह के रूप में आप कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर आप विवाहित हैं, खास करके विवाहित महिला हैं, आपके बच्चे हैं, आप किस तरीके से घर परिवार और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगे, है ना। इसको बहुत प्रभावी तरीके से उत्तर देना है, समझ गए ना। अभी समय नहीं है, लेकिन पेड कोर्स में आप आएंगे तो वहाँ पर हर चीज़ का उत्तर उपलब्ध है, ठीक है, और डिस्कशन भी होता रहता है, हो भी चुका है, अब रिवीजन राउंड चल रहा है। इसके अलावा आपका ये भी प्रश्न रह सकता है कि
सिचुएशनल प्रश्न बहुत सारे रह सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा बीमार है, जेंट्स मेल्स या फीमेल्स कोई भी अधिकारी हो सकते हैं। आपका बच्चा बीमार है, इधर आप जिस प्रखंड में वीडियो के रूप में पोस्टेड हैं, किसी अन्य पोस्ट पर हैं, वहाँ पर आपका कुछ ऐसा आपदा आया हुआ है जिससे स्थानीय लोग समस्याग्रस्त हो चुके हैं, खतरे में आ चुका है उनका जीवन। ठीक है, ऐसी स्थिति में डीसी के द्वारा आपका कॉल किया जाता है कि मीटिंग उसी आपदा, आप ही के प्रखंड के आपदा का चर्चा करने के लिए। इधर आपका बच्चा भी बीमार है, ऐसी स्थिति में क्या आप मीटिंग अटेंड करेंगे या फिर अपने बच्चे को देखेंगे? क्लियर? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा उत्तर देने में आदर्शवादी भी नहीं बनना है। ठीक है, यथार्थवाद के करीब रहना है। कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है कि आपको आदर्शवादी बनना पड़ता है, जिससे क्या आप रिश्वत लेंगे। अब वहाँ पर थोड़ा आदर्शवादी बनना पड़ता है, वहाँ स्वीकार नहीं करना है कि रिश्वत लेंगे, क्योंकि वह नियम कानून के विरुद्ध है। रिश्वत लेना, ब्राइब लेना नियम कानून के विरुद्ध है। लेकिन ये सब सिचुएशन जो है कि बच्चे बीमार हैं, अब बच्चा आपका किस तरीके का बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस है या नॉर्मल है? नॉर्मल है तो किसी को आप केयर में दे करके आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपने बच्चे को देखिए और अपने प्रतिनिधि को भेज दीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप वीडियो नहीं रहेंगे किस प्रखंड में तो प्रखंड बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना है। ठीक है, हर चीज़ की व्यवस्था है प्रशासनिक स्तर पर। आपकी जगह कोई और चले जाएंगे, उससे मैनेज करेंगे। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से आपको भावनाहीन भी नहीं हो जाना है। आपका परिवार भी है, प्रशासन भी है, तो उत्तर देने के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करना था। आशा है कि बहुत सारे पहलुओं को आप समझे होंगे आज इंटरव्यू के। फिर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज जो हम लोग चर्चा किए अफीम की खेती और डंकी रोड पर, ठीक है, झारखंड बिहार अलग होने पर विशेष चर्चा मैं नहीं कर सका हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, शिक्षा राजनीति और कुछ प्रश्नों को बताया, उस पर सोचिएगा जरूर कि इसका उत्तर क्या हो सकता है ना। जिनको आवश्यकता लगता है निश्चित रूप से पेड इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर लीजिए। और 14th JPSC के इंटरव्यू बैच भी आपका PT और मेंस बैच भी शुरू हो चुका है। बहुत ही आइडियल वे में अभी चल रहा है। अभी आराम से ज्वाइन कीजिए, आराम से फिनिश हो जाएगा, इंतज़ार मत कीजिए। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और रेनेसा IAS का जो एप्लीकेशन का नाम है, उसका नाम अब रेनेसा लर्निंग हो गया है। ठीक है, रेनेसा लर्निंग प्ले स्टोर में उससे नाम से मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।